हेलो स्टूडेंट, आज हम दृष्टि मेंटरशिप टेस्ट 3 करेंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 70 क्वेश्चन है, मैपिंग के 5 हैं और करंट अफेयर के 25 हैं। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासकों और संबंधित घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दंतिदुर्ग कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और शाही उपाधि धारण की। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इंद्र तृतीय हिमालय से केप कोमोरिन तक अपने सर्वोच्चता का दावा किया। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। कृष्ण तृतीय परांतक प्रथम को पराजित किया तथा रामेश्वर में विजय स्तंभ स्थापित किया। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारा आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूत शासकों के राजनीतिक और सैन्य संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, मंत्री पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे। ऑप्शन नंबर 2 है, राजपूत सेना के पास तुर्कों की तुलना में बेहतर घुड़सवार तीरंदाजी थे। ऑप्शन नंबर 3 है, राजपूतों ने मुजनीक और अरदास जैसे घेराबंदी उपकरणों का प्रयोग किया, जिसका ज्ञान उन्हें अरबों और तुर्कों से प्राप्त हुआ था। इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन यानी राजपूत सेना के पास तुर्कों की तुलना में बेहतर घुड़सवार तीरंदाज थे, ये नहीं है, क्योंकि इसमें राजपूत सैन्य तकनीकी में तुलनात्मक रूप से पिछड़े थे और विशेष रूप से घुड़सवार तीरंदाजी में तीरंदाजी यानी तुर्कों के पास बेहतर कौशल था, यानी कि तुर्कों पर ज़्यादा बेहतर था, ना कि राजपूतों पर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। हमारा इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल वंश के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, कंकणी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सैन्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 है, पूर्वरी टिन ईकलम भू राजस्व विभाग था। बारी पोटगम भू अधिकारियों का रिकॉर्ड था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें हमारा आंसर होगा बी, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत है और इसमें हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल काल के दौरान विशिष्ट नगरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, सालिया नगरम बुनकर सह व्यापारियों से संबंधित था। जैसे ये सालिया नगरम बुनकर सह व्यापारियों से संबंधित था, ऐसी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, परागम नगरम विदेशी व्यापारियों के एक संगठन को संदर्भित करता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही होगा और फर्स्ट भी सही हो, यानी चोल काल के दौरान विशिष्ट नगरम संबंधित ये सही है। हमारा आंसर हो गया उपयुक्त कथनों में से सही है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
चोल मंदिरों की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थापत्य पद और विवरण संबंध मंदिर। अष्ट परिवारालय मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 8 सहायक मंदिर। सोपान बृहदीश्वर मंदिर के अंतराल वेस्टिब्यूल में स्थित सीढ़ियों के क्रम। संगीतमय पत्थर के स्तंभ। दारासुरम स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर के स्तंभ। एकाश्म कपोला तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में स्तूपी या फिनाइल के साथ शीर्ष स्थापत्य तत्व उपयुक्त कथनों में से सही हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारा अष्ट परिवारालय, हमारा ये पहला भी सही मिलान है और सोपान वाला भी और 3 वाला 4 वाला, यानी कि इसमें सभी युग्म सही है। हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के कुलीन वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लंबी अवधि तक चहलगानी के उत्तराधिकारी तय करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बलबन, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। बलबन ने सुल्तान के साथ समानता को मान्यता देकर तुर्की कुलीनों का सुदृढ़ीकरण किया। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बलबन ने तुर्की कुलीनों की शक्ति पर अंकुश लगाया था, ना कि उनके लिए समानता की थी। खिलजी और तुगलक काल के दौरान कुलीन वर्गों में प्रवेश सामाजिक रूप से अधिक विविध हो गया। ये भी हमारा सही है। हमारा आंसर होगा बी। इंग्लिश में भी पीडीएफ है, जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है। व्यक्ति बताने हैं और संबंधित घटना। क्या ऑप्शन नंबर 1 में हमारा क्या कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ने यानी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया था? तो ये हमारा युग्म बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश के बारे में दिया गया है, इल्तुतमिश तराइन के युद्ध में यलदौज को पराजित किया। ये भी हमारा सही है। नसीरुद्दीन कुबाचा उच का गवर्नर था। ये हमारा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना राजस्व के बकाया की वसूली के लिए की गई थी। आरिज ए मुमालिक सैन्य प्रशासन और सैनिकों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। दीवान ए इंसा धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाला अनुदान की पर्यवेक्षण करता था। ये थर्ड वाला सही नहीं है। ये प्रांतीय सरकारों और अन्य शासकों के बीच आधिकारिक पत्राचार का कार्य था, ना कि ये धार्मिक संस्थान को दिए जाने वाला अनुदान की निगरानी नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। 3 हमारा आंसर होगा।
ए 1-2। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल और प्रतिहार काल की प्रशासनिक और सामाजिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल शासकों के अधीन गांव को 1 और 10 की इकाइयों में समूहीकृत किया गया था, जिनका प्रशासन क्रमशः ग्रामपति और 10 ग्रामिक नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन 2 है, प्रतिहारों के विपरीत पाल शासकों के अधीन उप सामंतीकरण की प्रथा का कोई महत्वपूर्ण पुरालेख्य साक्ष्य नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 3 है, 13वीं शताब्दी तक राजपुत्र शब्द एक राजनीतिक पद से विकसित होकर एक वंशानुगत श्रेणी बन गया था, जिसमें राजा के पुत्र से लेकर लघु जमींदार कोटि के व्यक्ति शामिल थे। ये हमारे ऑप्शन और तीनों ही सही हैं। हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के संबंध में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, मूल्य नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए बाजार नियंत्रक, सह मंडी, खुफिया अधिकारी और गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 है, अनाज व्यापारी को आधिकारिक निगरानी में रखा गया था। जमाखोरी यह तिकार प्रतिबंधित थी और सरकारी अनागार बनाए रखे गए थे। ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली के बाजार के लिए वस्त्रों की खरीद हेतु मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम ऋण दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन 1 है हमारा, कथन 1 सुझाव देता है कि मूल्य नियंत्रण एक विकसित प्रशासनिक और खुफिया तंत्र पर निर्भर था। कथन 2 है हमारा, कथन 2 सुझाव देता है कि राज्य ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण दोनों को विनियमित करने का प्रयास किया। कथन 3 सुझाव देता है कि मुल्तान ने लंबी दूरी के व्यापार का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसमें हमारा आंसर होगा 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर होगा 1, यानी कि ए आंसर है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि संबंधी उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, उसने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि मापन प्रणाली को गुजरात, मालवा, दक्षिण भारत, बंगाल तक विस्तारित किया। ऑप्शन 2 है, खराज के निर्धारण के लिए वफ़ा-ए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार और निरख-ए फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य का उपयोग किया गया था। उन्होंने खेती के विस्तार के लिए सोंधर नामक कृषि की शुरुआत की थी। ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत पर तुर्क अफगान मूल के 5 क्रैमिक राजवंशों ने शासन किया था। क्या ये ऑप्शन हमारा सही है? बिल्कुल सही है। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए जाना जाता था। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। हमारा आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कुलीन वर्ग पर केंद्रीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर वन है हमारा, बलबन पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को प्रभावी रूप से स्थापित किया और दोआब में सभी छोटे इक्के को सफलतापूर्वक वापस ले लिया। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा यानी कि इल्तुतमिश ने वेतन के बदले सुल्तानों की सेना के सैनिकों को दोआब में छोटे इक्का सौंपे थे, ना कि नगद वेतन दिया था। ये नगद वेतन तो यह अलाउद्दीन ने दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन ने नगद वेतन दिया था, तो ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुलीनों की गतिविधियों पर सूचना देने के लिए बरीद या गुप्तचर अधिकारियों का उपयोग करके और उनके सामाजिक मेल मिलाप विवाहों को प्रतिबंधित करके केंद्रीय हस्तक्षेप बढ़ाया। ऑप्शन नंबर 3 है, मोहम्मद तुगलक ने एक ही क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए बली और सैन्य कमान के लिए अमीरों की नियुक्ति करके केंद्रीय नियंत्रण को तीव्र किया, साथ ही सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से राजकोष से वेतन दिया। ये हमारा आंसर होगा वी। पहला हमारा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये नगद वेतन जो अलाउद्दीन ने दिया था। मैं इसको लिख भी देती हूँ। ये नगद वेतन अलाउद्दीन ने दिया था। इसका आंसर है वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खलीसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान संपूर्ण मध्य दोआब खलीसा का हिस्सा था। ऑप्शन 2 है, खलीसा में हमेशा पूरे साम्राज्य में बिखरे हुए क्षेत्र शामिल थे। फिरोज तुगलक के अधीन खलीसा के विस्तार में कमी प्रतीत होती थी। खालिशा भूमि से प्राप्त राजस्व विशेष रूप से शाही घराने के रखरखाव के लिए था। इसमें हमारा आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 हमारा आंसर होगा 14 का। तो हमारा ये सही है, ये सही है, सेकंड गलत है और 4 गलत है। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। मेहराबों स्थापत्य विशेषताएं बतानी है और राजवंश बताने हैं। मेहराबों के नीचे कमल कली की झालर, तो ये इसका हुआ ए का होगा 3। चतुष्केंद्र मेहराब वाला इसका आंसर होगा प्रारंभिक, ये नहीं होगा। सैयद लोदी नहीं होगा। इसका आंसर होगा तुगलक। मस्जिद के आवरणों में कदलीकाकृत मेहराब, ऑप्शन सी का आंसर होगा प्रारंभिक सल्तनत। बरामदे सहित अष्टभुजीय मकबरा,
ये सही है, सैयद लोदी। हमारा आंसर होगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ऑप्शन 1 है, एक गांव में सामान्यतः 12 अयंगर होते थे। ये सही है, विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था ये के बारे में है ये, तो ये वाला सही है। ऑप्शन 2 है, अयंगरों को करमुक्त भूमि के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाता था। ये भी हमारा सही होगा। कर्णम और तैलयारी के पद क्रमशः ग्राम लेखाकार और ग्राम चौकीदार के संदर्भ में थे। ये भी हमारा सही है। इसका आंसर होगा डी। ये इंग्लिश में भी फुल पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर साम्राज्य के तहत मंदिर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, मंदिरों के कोष से कभी कभी सिंचाई कार्यों और खेती करने वालों के लिए ऋण प्रदान किया जाता था। मंदिरों ने बंजर भूमि के जीर्णोद्धार और कृषि के विस्तार में योगदान दिया। मंदिर परिसरों ने कारीगरों, व्यापारियों और सेवा कर्मियों को नियोजित करके व्यापार को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में से सही है। हमारा 17 का आंसर तीनों ही सही है। 17 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पद हैं, यहाँ उनके कार्य हैं। सिलहदार, सिलहदार ये राजा के व्यक्तिगत शस्त्रागार का प्रभारी। और तरफदार प्रांतीय गवर्नर। खासा खेल सुल्तान के अंगरक्षक। बरवरदार आपात स्थिति के दौरान सैनिकों की लामबंदी। इसमें आंसर होगा सी। ये आपस में सभी सही हैं। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उभरे प्रांतीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शमसुद्दीन शाह द्वारा सैफ शासकों को पदच्युत करने के बाद कश्मीर सल्तनत का उदय हुआ। ऑप्शन 2 है, गुजरात सल्तनत का उदय तब हुआ जब जफर खान ने तैमूर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। हाजी इलियास खान द्वारा इलियास शाही राजवंश के तहत बंगाल के एकजुट करने के बाद सल्तनत का उदय हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह के बाद हरिहर बुक्का नामक मालवा सल्तनत की स्थापना हुई। 19 का आंसर होगा C1 और 2, 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से संख्या में अधिक थी। बाबर की सेना नहीं, ये हमारा जो है ना पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाबर के पास 12,000 सैनिक थे। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या से अधिक थी। और हमें इसमें बताना है
हाँ, बाबर के पास 12,000 सैनिक की एक सक्रिय सेना थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। शायद 1,20,000 या कुछ इसी तरह से थे, लेकिन हाँ, बाबर के पास तो शायद 12,000 ही थे, ये मेरी याद है। ऑप्शन 2 है, बाबर ने तोपों के लिए युद्ध की ओटोमन या रूमी पद्धति का उपयोग किया। ये हमारा ऑप्शन सही है। बाबर की रक्षात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए खाइयों और अवरोधकों का उपयोग किया गया। ये हमारा सही है। उपयुक्त कथनों में कितने सही है? तो ये हमारा आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वसंप्रभुता संपन्न शासकों के बाद शेरशाह द्वारा अपनाई गई नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, उसने मालवा और बुंदेलखंड के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। 1545 ईस्वी तक उसने पश्चिम में सिंध और पंजाब से लेकर पूर्व बंगाल तक सर्वोच्चता स्थापित कर ली। कलिंजर के खिलाफ उसका अभियान बारूद के एक आकस्मिक विस्फोट में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। ये हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा, क्योंकि ये उसने मालवा और बुंदेलखंड के खिलाफ एक सैन्य अभियान नहीं चलाया था। मालवा पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और बुंदेल की ओर वह अग्रसर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 1, 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में राजपूतों के शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, राजा बहरमल को मुगल सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद 5,000 सैनिकों का मनसबदार नियुक्त किया गया था। ये हमारा सही है। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने राजा बहरमल को व्यापक शक्तियों के साथ आगरा प्रशासन सौंपा था। ये भी सही है। ऑप्शन 3 है, राजा भगवान दास को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नहीं, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जब अकबर ने 1580 के आसपास यानी कि 1580 में अकबर ने 12 सूबों में बांट दिया था। राजा भगवान दास को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था, काबुल का नहीं। अगर यहाँ लाहौर होता तो ये सही होता। 3 वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब 23 क्वेश्चन हमारा, अकबर के समय मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, मनसबदारी प्रणाली ने सिविल के साथ साथ सैन्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी सैन्य सहनौकरशाही तंत्र का गठन किया था। ऑप्शन 2 है, प्रत्येक मनसबदार को केवल जागीर आवंटन के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त होता था। 3 है, मनसबदारों को आवंटित जागीरें समय समय पर स्थानांतरित की जाती थी। उपयुक्त कथनों में से सही है। हमारा 23 इसमें उपयुक्त कथनों में से सही है 1, 2 या 2, 3, 1, 2। हमारा आंसर होगा इसमें 1 और 3, क्योंकि सेकंड वाला गलत है।
आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर तौहीद ए इलाही, जिसे दीन ए इलाही के रूप में भी जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें एक औपचारिक धार्मिक और एक संगठित पादरी वर्ग था। तत्कालीन सेजुइट मिशनरियों का मानना था कि अकबर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। बदायूनी ने 1580 के बाद रूढ़िवादी इस्लाम से विमुख होने पर अकबर की आलोचना की थी। इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही हैं, जो कि पहला ऑप्शन सही नहीं है। 1, 2 और 3 हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एतमाद उद्दौला के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भी, इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेगम की स्मृति में कराया था। ये हमारा बिल्कुल सही है। यह अकबर की सुदृढ़ स्थापत्य शैली से जहांगीर और शाहजहां से संबंधित अधिक परिष्कृत शैली में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये गलत है। नहीं, ये थोड़ा सही है, क्योंकि हाँ उसने इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, यह स्मारक मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें सीमित संगमरमर की सजावट है। ये हमारा सही है। ऑप्शन 2 गलत है, तो 1 और 3 हमारा सही है। संगमरमर नहीं, यानी पितृदुरा, नहीं, ये भी गलत होगा। इसका ये ही सही होगा, क्योंकि पितृदुरा है ये। ये वाला भी हमारा 1 और 2 सही है। आंसर होगा हमारा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्कन में मुगल विस्तार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, 1687 ईस्वी तक बीजापुर और गोलकुंडा दोनों का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया गया था। ऑप्शन 2 है, एक साम्राज्य के रूप में औरंगजेब के लंबे समय तक दक्कन में रहने के दौरान मराठों का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। औरंगजेब के सम्राट बनने से पहले शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया था। और इसमें बताना है सही नहीं है। 26 क्वेश्चन में बताना है सही नहीं है, तो इसमें 1 सही है एक तरह से, और ये हमारा आंसर होगा। ये दोनों गलत हैं। ये आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ चित्रकला और विवरण है। 27 का है हमारा, मीर सैयद अली बोस्तान ऑफ शादी के चित्रांकन करता। हाजी महमूद हुमायूं द्वारा भारत लाया गया फारसी कला विशेषज्ञ। दसवंत एक पालकी
वाहक का पुत्र जो अकबर के दरबार में प्रसिद्धि प्राप्त कर उच्च स्थान पर पहुंचा। अबुल फजल दरबारी चित्रकारों के नाम और उपलब्धियों को दर्ज किया। क्वेश्चन नंबर 27 का होगा हमारा आंसर होगा वी, यानी कि मीर सैयद सेकंड हाजी, ये होगा थर्ड वाला, थर्ड से, और नहीं तो गलत हो गया। ए वाला होगा हमारा आंसर होगा हमारा सी, मीर सैयद वन हाजी थर्ड पे होगा, दशवंत 2 होगा और 4 होगा। ये हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न उठाया। उन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार को अनिवार्य रूप से निर्धारित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और किशोर अवस्था के बाद विवाह जैसी प्रथाओं का समर्थन किया। उपयुक्त कथनों में से सही है केवल 1, हमारा इसमें होगा 1 और 3, यानी 2 हमारा गलत होगा। उन्होंने धर्मों के अनुसार दाह संस्कार को अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं किया था। लिंगायतों ने दाह संस्कार की धर्मशास्त्रीय प्रथा का पालन नहीं किया था। इसके बजाय वे अपने मृतकों को औपचारिक रूप से दफनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भक्त शिव के साथ विलीन हो जाएगा और वापिस नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सेकंड सही नहीं है। आंसर हमारा इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिलसिला और विशेषता। चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है सिलसिला और विशेषता। तो ये हमारा चिश्ती प्रेम, यानी कि चिश्ती प्रेम सहिष्णुता पर बल दिया। उन्होंने विशेषताओं की परवाह किए बगैर बिना शिष्यों को स्वीकार किया। सुहरावर्दी राज्य अनुदान स्वीकार किया और विद्वता को रहस्यवाद के साथ दर्शाया। नक्शबंदी समा का विरोध किया और शरीयत के कठोर पालन पर बल दिया। कादिर वहदत उल वजूद के सिद्धांतों का समर्थन किया। हमारा चारों ही सही हैं। हमारा आंसर होगा 30। सूफी परंपरा में पीर मुरीद के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सिलसिला शब्द पीर और मुरीद को जोड़ने वाली एक निरंतर आध्यात्मिक कड़ी को दर्शाता है। पीर सामान्यतः खानकाह में अपने शिष्यों के साथ निवास करता है। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह प्रायः उनके अनुयायियों के लिए एक केंद्र बन जाती है। हमारा 30 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 और सूची 2 है, संत और विशेषताएं हैं, उनको मिलाना है। इसका आंसर होगा हमारा ए। कबीर निर्गुण भक्त जिन्होंने जातिगत भेदभाव और मूर्ति पूजा की आलोचना की। गुरु नानक मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद के सिद्धांत को खारिज रखा। तुलसी वल्लभाचार्य द्वारा लोकप्रिय बना गई कृष्ण भक्ति की परंपरा। मीरा सगुण भक्त जिन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का समर्थन किया।
हमारा आंसर होगा ए इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवाजी के प्रशासन और सैन्य संगठनों के संबंध में हमें बताना होगा। कथनों पर विचार। पहला है, अष्टप्रधान पूर्ण रूप से शिवाजी का एक नवाचार था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अष्टप्रधान पूर्ण रूप से शिवाजी का नवाचार नहीं था। ये पेशावर के मजूमदार, वकैया, नवीस, दवीर, सुरवीर जैसे पद पहले के दक्खनी शासकों के अधीन अस्तित्व में पहले से ही थे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है तो ये हमारे 3 चले जाते हैं, तो वैसे आंसर हमारा यही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पंडित राव और न्यायाधीशों के अतिरिक्त अष्टप्रधान के सैन्य सदस्यों को सैन्य अभियानों में भाग लेना होता था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के पद ना तो वंशानुगत थे और ना ही स्थायी, और वे राजा के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे। उपयुक्त कथनों में से सही है ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, मराठा राजस्व वसूली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 है हमारा, स्वदेशमुखी चौथ की तुलना में निर्धारित राजस्व के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थी। ऑप्शन 2 है, पेशावरों के अधीन पूर्व में मुगल नियंत्रण वाले क्षेत्रों में चौथ और स्वदेशमुखी वसूली को व्यवस्थित किया गया था। हमारा आंसर इसका होगा ये हमारा गलत है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूचीबद्ध को सूची से किन से मिलाना है। आंसर होगा इसमें हमारा बी। सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के और भोसले नागपुर के थे। हमारा आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा शक्ति के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेल जैसे क्षेत्रों में उत्तर की ओर विस्तार किया। ऑप्शन 2 है, 1750 के दशक की शुरुआत तक पेशवा गुजरात के राजस्व के एक बड़े भाग का गायकवाड़ अधिकारियों को मान्यता दे दी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान महादजी सिंधिया दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गुजरात अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर, वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुएं थी। घोड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, चांदी भारत के आयातों में शामिल थे। भारत ने मध्य एशिया से बड़ी मात्रा में सूती वस्त्रों का आयात किया। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के बाद यूरोप के साथ व्यापार का विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है 1, 2 यानी कि ये थर्ड वाला गलत है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मुगल सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, मुगल सेना
में तेजी से ऐसे भ्रष्ट सैनिकों की संख्या बढ़ी जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभों के लिए सेवा करते थे। सुदृढ़ सैन्य अनुशासन ने प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान सैन्य पलायन को रोका। किसी कमांडर की मृत्यु या उसके लापता होने से प्रायः सैनिकों के बीच घबराहट और अचानक भगदड़ मच जाती थी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा बी। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और हमारा सही नहीं है। सुदृढ़ सैन्य अनुशासन ने प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान सैन्य पलायन को रोका, यानी कि ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नयनारो और अलवरो भक्ति परंपरा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उन्होंने औपचारिक कर्मकांडीय उपासना के बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया। उनकी भक्ति परंपराओं के बाद उत्तर भारत सहित भक्ति आंदोलन के व्यापक प्रसार में योगदान दिया। 39 इसमें हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर भागवत पुराण वैष्णव परंपरा के विषय में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध थी, ये भी हमारा सही है। उन्होंने धार्मिक विचारों को संप्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को खारिज किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। भक्ति संतों ने समाज में व्यापक वर्गों के साथ संवाद करने के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया था, ना कि उन्होंने धार्मिक विचारों को संप्रेषित नहीं किया था। यानी कि धार्मिक विचारों को संप्रेषित नहीं किया था, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया था। तो ये हमारा सही होगा। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारतीय या इंडो आर्यन शैली में सामान्यतः गोलाकार शीर्ष और वक्र रेखीय रूपरेखा वाले शिखरों को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन 2 है दक्षिण अथवा द्रविड़ शैली में सामान्यतः आयताकार काटे हुए पिरामिड के आकार का शिखर होता था। द्रविड़ स्थापत्य के उत्तरवर्ती चरण में मुख्य गर्भगृह ऊपरी स्थित शिखर अधिक प्रवेश द्वार पर स्थिर मीनार पर बल दिया जाता था। हमारा इसमें आंसर है 1 और ये दोनों सही हैं, ये गलत है, क्योंकि द्रविड़ स्थापत्य के उत्तरवर्ती चरण में ऐसा नहीं, यानी कि द्रविड़ स्थापत्य के उत्तरवर्ती चरण में मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर से अधिक प्रवेश द्वार पर स्थित मीनार पर बल दिया जाने लगा था। यानी कि उस समय मीनार पर गर्भगृह के ऊपर शिखर से अधिक प्रवेश द्वार पर मीनार पर बल दिया जाने लगा था। ये प्रवेश ऊंचे गोपुर के रूप में विकसित थे, जो केंद्रीय मंदिर के सामान्य शिखर से भी ऊंचे होते थे। इसीलिए हमारा सही नहीं है। हमारा आंसर है 1 और 2 ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों से युग्म सही है। मंदिर अनुमानित काल कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो लगभग 1000 ईसा पूर्व। ये सही है, क्योंकि खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर 1002 ईस्वी के आसपास का है। इसे 10 से 13 शताब्दी के बीच अवधि में प्रमुख मंदिर निर्माण में सूचीबद्ध किया गया था। और राजराजेश्वर मंदिर, ये राजराजेश्वर मंदिर 1012 ईस्वी है।
तो ये हमारा गलत होगा। सूर्य मंदिर ये सही है, हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है। बौद्ध स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। स्तूप सामान्यतः बुद्ध या अन्य सम्मानित व्यक्तियों के अवशेषों पर बनाए जाते थे। 41 का हमारा 1 है सही, बिल्कुल सही। चैतन्य एक पूजा स्थल था जिसके भीतर एक बोटि स्तूप स्थापित किया जाता था। ये भी हमारा सही है। बिहार का प्राथमिक उद्देश्य पूजा के लिए अब स्तूप के रूप में कार्य करता था। नहीं, ये हमारा ये वाला सही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि बिहार कोई अवशेष टीला नहीं था। यह मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुकों के आवास का परिसर था। यानी कि इसमें ये जो है अवशेष का मतलब नहीं है ये। हमारा आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत में शैलकृत स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के निकट स्थित 12 पहाड़ियों की गुफाएं अशोक द्वारा आजीविका भिक्षुकों को समर्पित की गई थी। ये हमारा सही है। एलोरा के बाद के गुफा मंदिरों का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ये भी सही है। एलिफेंटा की गुफा विशेष रूप से शिव की विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हमारा सही है। हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है। गंधार, मथुरा, अमरावती मूर्ति शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारा गंधार शैली। ऑप्शन 1 है हमारा गंधार शैली में मानव आकृति और वस्त्र विन्यास के चित्रण में ग्रीक रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये हमारा सही है। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर, ये ठीक है, किया जाता था। इसमें बुद्ध, जैन तीर्थकों, ब्राह्मणवादी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। ये भी हमारा सही। अमरावती कला शैली मुख्यतः उत्तर पश्चिम की कला परंपराओं से संबंधित थी। ये हमारा गलत है, क्योंकि अमरावती शैली दक्कन क्षेत्र में स्थित निचली कृष्ण घाटी, पश्चिम घाटी नाव के ये दक्कन शैली की कृष्ण घाटी। तो ये हमारा गलत होगा। हमारा आंसर होगा 1 2। क्वेश्चन नंबर 44 है। गुप्त कला और शास्त्रीय मूर्ति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कथन ऑप्शन नंबर 1 है मूर्तिकला संतुलन, संयम और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति द्वारा चिन्हित है। ये सही है। गुप्त कला की बुद्ध प्रतिमाओं में भारी विदेशी वस्त्रों और मार्शल यथार्थता प्रमुख है। गुप्त काल की सारनाथ शैली परिष्कृत बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें शांत चेहरे की भाव भंगिमाओं और महीन पारदर्शी वस्त्र विन्यास की विशेषताएं दिखाई देती हैं। हमारा आंसर होगा इसमें सी। ये गलत होगा, क्योंकि ये मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुप्त काल में बस
नहीं नहीं, वो नहीं था ये। गुप्त काल की बुद्ध प्रतिमाओं में भारी, तो ये हमारा था गुप्त काल की बुद्ध प्रतिमाओं में मुख्यतः भारी विदेशी विन्यास अथवा मार्शल नहीं थे, क्योंकि वहाँ गंधार की प्रवृत्तियों से अधिक निकटता थी और गुप्तकालीन प्रतिमाओं में आध्यात्मिक शांति थी, ना कि विदेशी आध्यात्मिक शांति थी। आध्यात्मिक शांति थी। तो ये हमारा यहाँ है, बस ये विदेशी वस्त्र वाला है, गलत हो जाएगा इतना ऑप्शन, और आंसर होगा C44 का। क्वेश्चन नंबर 45, चोल कांस्य मूर्तिकला के संबंध में बताना है। चोल शासकों ने 4 शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। ये सही है। उन्होंने 850 से 1275 तक शासन किया था। चोल कांस्य प्रतिमाओं में आकृति की गोलाई अनुशासित शक्ति महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता बन गई। तिरुवल्गाडु से प्राप्त नटराज प्रतिमा 11वीं शताब्दी की शास्त्रीय चोल कला की पूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आंसर बताएं। तीनों ही सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूने के गारे के उपयोग से वास्तविक मेहराबों और गुंबदकार छतों का निर्माण संभव हुआ। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में तुर्क पूर्व लिट्ठल और बीम तथा कार्वोलिंग रूपों को वास्तविक मेहराब, गुंबदकार छतों और गुंबदों से प्रस्तावित कर दिया गया था। गुंबदों के निर्माण के लिए वर्गाकार या आयताकार आधार को वृत्ताकार रूप में परिवर्तित करने के लिए शिविंच का उपयोग करना आवश्यक था। उपयुक्त कथनों में से सही है। 46 का है हमारा D, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। मुगल स्मारक और वास्तुकला। मुगल स्मारक यानी कि फतेहपुर सीकरी, निजी राजमहल के कक्षों के चारों ओर सार्वजनिक भवनों को एक सुव्यवस्थित समूह के रूप में व्यवस्थित किया गया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, तो ये हमारा सही होगा। सलीम चिश्ती का मकबरा मूलतः इसकी पूरी सतह संगमरमर से आच्छादित थी। नहीं, ये वाला गलत है। सलीम चिश्ती का मकबरा केवल आंशिक रूप से संगमरमर से आच्छादित नहीं था, क्योंकि इसकी विशेषता ये इसमें जालीदार पर्दे वगैरह थे और सर्पाकार ब्रैकेट लगे हुए थे, तो ये हमारा गलत होगा। पंचमहल इसकी 5 मंजिलें उत्तरोक्त घटती हुई और इसके 7 स्तंभों में बनावट भिन्न थी। ये सही है। शाहजहाँ के अधीन लाल बलुआ पत्थर और टेविएटेड निर्माण इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। ये भी हमारा सही नहीं। हमारा आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 48 है।
मध्यकालीन भारत की क्षेत्रीय वास्तुकला परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में बकराकार छत एक स्थापत्य वास्तुकला परंपरा बन गई, जबकि सजावट के लिए टेराकोटा टाइलों का सामान्य प्रयोग किया जाता था। गुजराती शैली अपने स्वरूप में अत्यधिक स्वदेशी थी और इसमें हिंदू जैन वस्तुओं से अनुकूलन शामिल था। दक्कन शैली का उदय मुख्य रूप से दिल्ली तुगलक वास्तुकला परंपरा फारसी वास्तुकला के प्रभावों के मिश्रण से हुआ था। कश्मीर ऑप्शन 4 है हमारा। कश्मीर के प्रसिद्ध मुगल उद्यान मुख्यतः शाहजहां के उद्यान निर्माण के प्रति अनुराग को प्रमाणित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही है। 3 हमारे सही हैं, हमारा इसमें गलत है 4, क्योंकि कश्मीर के प्रसिद्ध मुगल उद्यान विशेष रूप से जागीर उद्यान रचना में रुचि और अनुराग से संबंधित थे। ये जो शाहजहां है ना, ये नहीं होगा। यहाँ जहांगीर होगा और ये हमारा ऑप्शन सही होता अगर यहाँ जहांगीर होता तो। क्वेश्चन नंबर 49 है। भारतीय दार्शनिक विशेषताओं के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बीच भेद मुख्यतः वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या ना करने पर था, तो ये हमारा सही है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक को भारतीय दर्शन के नास्तिक दर्शन, ये हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक को नास्तिक दर्शन ही माना जाता है, ये भी हमारा सही है। सभी आस्तिक दर्शन समान दार्शनिक सिद्धांतों अन्वेषणों की समानुपत्ति को स्वीकार करते नहीं, ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है। बौद्ध दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है धार्मिक विचारधारा शून्यता रिक्तता के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है और इस विचार को अस्वीकार करती है कि घटनाओं में एक स्वतंत्र और स्थायी सार होता है। योगाचार दर्शन यह मानता है कि चेतना अनुभव का मूलधार और आलय विज्ञान संग्रह चेतना की संकल्पना के माध्यम से निरंतरता की व्याख्या करता है। ब्रह्मज्ञान बौद्ध धर्म ने बौद्धित्व के आदर्श को अस्वीकार कर दिया और अनुष्ठान तंत्र प्रथाओं के उपयोग के बिना केवल मठवासी अनुशासन के माध्यम से मुक्ति का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा 1 सही है, 2 सही है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान बौद्ध धर्म महायान के अंतर्गत विकसित हुई थी और इसमें कहा गया इन्होंने तांत्रिक प्रथाओं के उपयोग के बिना नहीं, यानी कि इसने तांत्रिक प्रथाओं, मंत्र, मुद्राओं, मंडल, गूढ़ अनुष्ठानों पर जोर दिया था के बिना नहीं, ये केवल नहीं होता तो सही होता। हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51 है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनेकतावाद और शयाद्वाद मिलकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ और तथापि इसके बारे में मानवीय निर्णय अनिवार्य रूप से सशर्त होते हैं। त्रिरत्न सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र को एक नैतिक
अनुशासन से जोड़ता है, जो कर्म बंधन में मुक्ति की ओर ले जाता है। चूँकि वास्तविक बहुआयामी है चूँकि वास्तविकता बहुआयामी है, अतः श्रेयाद्वैत का निष्कर्ष है कि वस्तुनिष्ठ सत्य को जानना नहीं जा सकता और सभी प्रतिज्ञप्तियाँ समान रूप से मान्य होती हैं। हमारा 51 का ऑप्शन देखते हैं ऊपर कौन कौन से सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? हमारा 1 और 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से दार्शनिक और उनकी दार्शनिक प्रणालियों में सुमेलित नहीं बताना है। दार्शनिक प्रणालियाँ: रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, निम्बका शुद्धाद्वैतवाद। तो ये सही नहीं है, तो सही नहीं है, 2 सही नहीं है, क्योंकि ये जो है निम्बका अद्वैतवाद या भेदाभेदवाद भी कहते हैं इसे, भेद या द्वैता द्वैत के प्रतिपादक थे, जो ये मानते थे कि जीवात्मा ब्रह्मांड एक ही समय में ब्रह्म से अलग हुए हैं। और शुद्धाद्वैतवाद तो ये वल्लभाचार्य का था। ये वल्लभाचार्य का था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिख धर्म के इतिहास और शिक्षाओं के संबंध में बताना है। कौन सा कथन सही है? गुरु ग्रंथ साहिब में न केवल सिख गुरु के भजन हैं, बल्कि भगत कबीर और शेख फरीद सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं से संबंधित संतों की रचनाएं भी शामिल हैं। यह हमारा सही है। सिख समुदाय के आध्यात्मिक आदर्शों के साथ साथ उनकी लौकिक सत्ता प्रतिपादित करने वाले अकाल तख्त की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। नहीं, गुरु अर्जुन देव ने नहीं की थी। गुरु अर्जुन देव ने ये नहीं की थी। अकाल तख्त की स्थापना तो शायद मेरी याद आ रहा है कि उनके छठे गुरु हरगोविंद ने की थी। एक बार देख लेना, हरगोविंद ने की थी। तो हमारा आंसर इसका ये वाला सही होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संस्कृत साहित्य और भारतीय दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बृहदारण्यक उपनिषद एक दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है, जिसमें गार्गी वाचविका याज्ञवल्क्य से परम वास्तविकता की प्रकृति पर प्रश्न करती है। ये सही है। महापुराणों को श्रुति साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये पौराणिक आख्यानों के माध्यम से वेदों को दार्शनिक वीक्षाओं की व्याख्या करते हैं। ये हमारा गलत है। अष्टाध्यायी व्याकरण के नियमों को दर्शाती है, लेकिन
अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की अंतर्दृष्टि नहीं है। ये भी हमारा गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा होगा 1। सही है, यानी कि आंसर होगा डी। आज हम 45 क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड भाग दूसरी वीडियो में होगा। और जैसे संडे को टेस्ट होता है तो हम संडे के ही शाम को या मंडे के सुबह को ये टेस्ट आपको सबको मिल जाया करेगा। अब 1 अगस्त को टेस्ट है तो 2 अगस्त को फॉर्म टेस्ट का PDF भी मैं लोड कर दूंगी। अगर किसी को PDF चाहिए या फुल टेस्ट चाहिए तो वो मुझे कमेंट में लिख के भेज सकता है। मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगी। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसका यानी कि 55 से आगे के क्वेश्चन सेकंड वीडियो में होंगे। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।